नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। चंद्रशेखर आजाद की चुनौती, क्या इस चुनौती को योगी आदित्यनाथ स्वीकार कर पाएंगे? इस चुनौती को, इस चैलेंज को ले पाएंगे? चंद्रशेखर आजाद ने सीधी सीधी चुनौती दी है कि अगर योगी आदित्यनाथ में हिम्मत है तो योगी आदित्यनाथ बिजनौर में 7-8 विधानसभा सीटें जो हैं, किसी भी सीट पर चुनाव मैदान में आ जाए, किसी भी सीट पर। साथ ही उन्होंने ये भी जोड़ा कि मैं तो इतना निडर था, मेरे में इतनी हिम्मत थी कि मैं योगी आदित्यनाथ के घर में जाकर के चुनाव लड़ा, योगी आदित्यनाथ के क्षेत्र में जाके चुनाव लड़ा। योगी में दम है तो बिजनौर की किसी सीट पे चुनाव लड़ ले, किसी विधानसभा सीट पे। जमानत जब्त ना हो जाएगी तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। अगर एक बार फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा लें योगी आदित्यनाथ तो उनकी जमानत कोई बचा नहीं पाएगा। मैं आपको चंद्रशेखर आजाद की जो है ये स्पीच की अभी एक क्लिप भी आपको सुनवाऊंगा, लेकिन उससे पहले विधानसभा के जो उपचुनाव हैं उस उपचुनाव को लेकर के ये सरगर्मी बढ़ी, चैलेंज चुनौती का दौर शुरू हो गया। इसके मायने क्या है जरा ये समझते हैं। दरअसल 9 सीटों पर, विधानसभा की 9 सीटों पर उपचुनाव है। इन 9 सीटों में भाजपा के लिए राह इतनी कठिन नजर आई कि 13 तारीख को होने वाले मतदान को एक स्नान के बहाने चिट्ठी लिख करके राजीव कुमार के जरिए 20 तारीख तक के लिए टलवा दिया गया। योगी आदित्यनाथ जो 7.5 साल से करीब 8 साल होने को हैं, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हैं, उनके पास अपनी उपलब्धि के नाम पर वोट मांगने के लिए कुछ नहीं है। 8 साल शासन करने के बाद भी बटोगे तो कटोगे के नारे पर अभी विधानसभा उपचुनाव में वो दहाड़ रहे हैं और वोट मांग रहे हैं। भाजपाई यही कहते हैं कि योगी जी दहाड़े हैं, लेकिन इसको दहाड़ना कहेंगे या बांटना कहेंगे ये आप तय कीजिए। नफरत की खाई खोदना कहेंगे, समाज को तोड़ना कहेंगे, या सबका साथ सबका विकास वाला व्यक्ति बटोगे और कटोगे के नारे देगा, तो ये कहां तक जस्टिफाई किया जा सकता है? खैर, इस सब की चर्चा मैं आगे करूंगा, लेकिन चंद्रशेखर आजाद रावण का वो बयान जरा सुन लीजिए जिसमें उन्होंने गुंडागर्दी वाली सरकार कहा है। चुनावी प्रक्रिया में बेईमानी के जो आरोप हैं उस आरोप को भी दोहराते हुए कहा कि अगर निष्पक्ष चुनाव हो जाए तो योगी आदित्यनाथ की जमानत कोई बचा नहीं सकता है। जरा सुनाइए क्लिप, कंट्रोल रूम वो क्लिप सुना दीजिए। ताकत लेके मेरे इस बहादुर भाई को असेंबली में भेज के इस गुंडागर्दी वाली सरकार से अपने साथ होने वाले जुर्म का हिसाब मांग सकते हो। जिसके घर पे बुलडोजर चला दो, जिसका मकान गिरा दो, जिसके बच्चे को गोली मार दो, जिसको जो है घर से उठा के जेल में बंद कर दो। अभी आधार कार्ड छीन रहे हैं, फिर जो है वो पहचान पत्र छीन लेंगे, फिर वोट नहीं गिरने देंगे। तुम तो कह रहे हो तुमने बहुत काम किया, तुम तो कह रहे सबका साथ सीटों का विकास कर रहे हैं। अगर हिम्मत है मुख्यमंत्री जी तो फिर चुनाव करा के देखो, अगर आपकी जमानत जब्त नहीं हो गई। मैं तो मुख्यमंत्री की यहाँ आया हूँ लड़ने के लिए। मैं तो मुख्यमंत्री को चैलेंज करने उसके यहाँ चुनाव लड़ने चला गया और मेरे यहाँ जाए लगेगा चुनाव लड़ने। 7-8 विधानसभा है, जिला बिजनौर में कोई सीट पे आ जाए, अगर जमानत जब्त करवा के नहीं भेजी तो हमारा। तो आपने सुना, जमानत जब्त करवा के नहीं भेजी तो नाम बदल देना। इसके साथ ही कहा चंद्रशेखर ने कि जो लोग सच बोलते हैं उनके घर पर बुलडोजर चला दिए जाते हैं, जिनके बच्चे आवाज उठाते हैं उन्हें गोली मारी जाती है, और जिन्हें बुरा लगता है उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। अब आधार कार्ड छीनने के बाद वोटरों की पहचान पत्र छीनने की साजिश की जा रही है। लेकिन सवाल इसमें जो बड़ा है, मैंने कहा था कि जरा क्लिप सुनाने के बाद चर्चा करेंगे। ये कुंदरकी में जो आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं उनके लिए वोट मांग रहे थे चांद बाबू उम्मीदवार। कुंदरकी सीट पर मुस्लिम मतदाताओं की इतनी संख्या है कि यहां से बीजेपी की जीत करीब करीब नामुमकिन सी मानी जाती रही है, करीब करीब नामुमकिन। लेकिन कुंदरकी में चांद बाबू
और समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस के प्रत्याशी के बीच अगर मतों का बंटवारा होता है, विभाजन होता है, चांद बाबू जितना मजबूत चुनाव लड़ते हैं, वो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को नुकसान पहुंचाएंगे और भाजपा का लाभ होगा। एक आरोप है, ये कई लोगों से मैंने, राजनीतिक विश्लेषकों से, उत्तर प्रदेश के सियासी जानकारों से बातचीत की, ये क्लिप देखने के बाद भी बातचीत की, तो कई लोगों के मन में चंद्रशेखर रावण की भूमिका को लेकर के एक सवाल है। वो सवाल ये है कि चंद्रशेखर ने एक बात कही थी कि एक सीट भी हमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने देने के लिए बड़ा दिल नहीं दिखाया। यहां पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस भले सवालों के घेरे में हो, लेकिन उसके बाद चंद्रशेखर की भूमिका पर जो सवाल खड़े कर रहे हैं सियासी जानकार उत्तर प्रदेश के, उनके मुताबिक चंद्रशेखर जितनी मजबूती से चुनाव लड़ने मैदान में जाते हैं, भाजपा को उतना ही लाभ पहुंचाते हैं। इसका उदाहरण देते हुए हरियाणा का जिक्र, हरियाणा के चुनाव के दरमियान हरियाणा के राजनीतिक जानकारों ने इस बात को बार बार अंडरलाइन किया था, रेखांकित किया था कि हरियाणा में दुष्यंत चौटाला के साथ चंद्रशेखर रावण का गठबंधन कहीं न कहीं भाजपा के इशारे पर हुआ। चंद्रशेखर और दुष्यंत चौटाला का गठबंधन इंडिया अलायंस के वोटों में सेंधमारी या बिखराव के लिए करवाया गया था। ऐसे ही एक दूसरा गठबंधन अभय चौटाला और मायावती के बीच में करवाया गया था, और बहुत ज्यादा न भी सही तो भी चंद्रशेखर, मायावती, इनकी उपस्थिति ने करीब करीब आधा दर्जन सीटों पर तो कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया ही था। तो क्या लोकसभा, विधानसभा के उपचुनाव में उत्तर प्रदेश में जिस मजबूती से चंद्रशेखर आजाद ने प्रत्याशी उतारे और उसके बाद प्रत्याशियों के समर्थन में खुद उतरे हैं, खुद मैदान में योगी आदित्यनाथ को ऐसी चुनौती दे रहे हैं, क्या इस चुनौती के पीछे एक मजबूत विरोधी के रूप में विरोधी मतों के बिखराव की कोई प्लानिंग तो नहीं है? ये सवाल बड़ा वैलिड है। अब तक जवाब मैं भी नहीं तलाश पाया, लेकिन ये सवाल वैलिड है। वैलिड सवाल इसलिए है कि भाजपा के खिलाफ आज भी देश में 60% से ज्यादा मतदाता है, जो भाजपा की सरकार नहीं चाहते। उसके बावजूद अगर भाजपा सत्ता में आती है, जीत हासिल करती है, तो राजीव कुमार की मशीन के साथ साथ विपक्षी मतों में बिखराव भी एक बड़ी वजह है। इसके उदाहरण के रूप में हरियाणा का, फिर हरियाणा इस समय बड़ा सैंपल जबरदस्त है। हरियाणा के 2019 के विधानसभा चुनाव की याद मैं आपको दिलाता हूं। हरियाणा के 2019 के विधानसभा चुनाव में अगर दुष्यंत चौटाला की जेजेपी ने जोरदार प्रदर्शन नहीं किया होता, तो बीजेपी सत्ता से बहुत दूर रह जाती। मैं उस बात की चर्चा ही नहीं कर रहा हूं जो जेजेपी और भाजपा ने मिलकर सरकार बनाई। चुनाव के दरमियान भी अगर जेजेपी मजबूत प्रदर्शन नहीं करती, तो सत्ता से काफी दूर रह जाती वो भाजपा, जो बमुश्किल 40 तक पहुंच पाई थी, और कांग्रेस 31 तक थी। जेजेपी को 14% से ज्यादा, करीब 14.5% मत मिले थे 2019 के विधानसभा चुनाव में हरियाणा में, 14.5%। ये 14.5% वोट भाजपा से नहीं आए थे। भाजपाई मतदाताओं का टर्नआउट जेजेपी या दुष्यंत चौटाला के पक्ष में नहीं हुआ था, क्योंकि जेजेपी ने, दुष्यंत चौटाला ने बड़े जोरदार तरीके से, जैसे चंद्रशेखर रावण दहाड़ रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही दहाड़ के चुनाव लड़ा था। और हरियाणा से बाहर यमुना पार फेंक देने की, भाजपा को यमुना पार फेंक देंगे, ये चुनाव में सबसे मजबूत नारा था दुष्यंत चौटाला का, कि यमुना पार फेंक देंगे 2019 में। जिसको यमुना पार फेंकने के नाम पर 14.5% वोट मिले, यानी जाटों के मत भी मिले, गैर भाजपा मतदाता जो थे वो बड़ी संख्या में दुष्यंत चौटाला के साथ आए। 10 सीटें जीती दुष्यंत चौटाला ने, और जिसे गंगा यमुना पार फेंकने के नाम पर चुनाव लड़ा था, चुनाव के बाद उसी के साथ यमुना में डुबकी लगाई और सरकार बनाई। तो कहीं
चंद्रशेखर रावण जिस तरह से मुखर विरोध कर रहे हैं, उन नामों पर मैं जरूर एक बार कहूंगा। कई बार मुझसे कुछ दर्शक नाराज होते हैं कि आप सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले पर सवाल खड़ा कर दिए, मनुवादी मानसिकता है आपकी। मैं तो मनुस्मृति को जलाने के पक्षधर में से। मैं सामाजिक लड़ाई के नाम पर अगर पर्दे के पीछे कोई डील, संदेहास्पद डील नजर आती है या आशंका भी नजर आती है, तो उस पर प्रश्न खड़ा करता हूं। चंद्रशेखर आजाद रावण जिस मजबूती के साथ योगी आदित्यनाथ पर हमले कर रहे हैं, ऐसे हमले करने वाले कुछ नाम हैं। उन नामों को लेकर के बड़े संदेह हैं, बहुत आशंकाएं हैं। उसमें एक नाम असदुद्दीन ओवैसी का है। ओवैसी से ज्यादा मजबूती से योगी आदित्यनाथ का, नरेंद्र मोदी का, अमित शाह का और बीजेपी की पॉलिटिक्स का कोई विरोध उतने ताकत से, उतने मुखर होकर के नहीं करता है, उतने कड़वे शब्दों में नहीं करता है। लेकिन जब जब वो ऐसी जुबान खोलते हैं, बीजेपी के पक्ष में पोलराइजेशन कर देते हैं। ऐसे ही उनकी राजनीति पोलराइजेशन बीजेपी के लिए करवाती है। ऐसे ही चंद्रशेखर रावण या दुष्यंत चौटाला या मायावती, सबसे बड़ी उदाहरण मायावती है। चंद्रशेखर को तो मैं मायावती के विकल्प के रूप में आज भी देखता हूं कि सामाजिक न्याय के जिस लड़ाई को, जिस आंदोलन को वेंटिलेटर पर पहुंचा दिया मायावती ने, उसको चंद्रशेखर आजाद रावण जिंदा कर सकते हैं। लेकिन मायावती ने एक बड़ी सफलता, राजनीतिक सफलता, 2-3 दशक की राजनीतिक सफलता के बाद उस आंदोलन को वेंटिलेटर पे पहुंचाया। चंद्रशेखर आजाद तो अभी उस आंदोलन को वेंटिलेटर से उठाने के दौर में है। अगर इस दौर में आशंकाएं चंद्रशेखर आजाद पर होंगी, उन पर सवाल होंगे, तो भविष्य की राह पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। चंद्रशेखर जिस मजबूती से योगी आदित्यनाथ पर हमले करते हैं, उस और जिस तरीके से उनका प्रत्याशियों का चयन होता है, उसमें हर हाल में बीजेपी को ही फायदा होगा। जब पहला उपचुनाव चंद्रशेखर रावण ने लड़ा था, तो पश्चिमी उत्तर पहला उपचुनाव, ये 2022 से पहले की बात है। उस चुनाव में चंद्रशेखर के जिन प्रत्याशियों ने बुलंदशहर, खासकर ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश बुलंदशहर के इलाके में, जिस इलाके में बेहतर परफॉर्मेंस किया, वो हर सीट भाजपा जीत गई थी। और वोट का मार्जिन, उसी समय पहली बार चंद्रशेखर रावण की प्रासंगिकता की चर्चा शुरू हुई थी और लगा था कि मायावती का विकल्प सामने आ रहा है। इस दौर में, जिस दौर में चंद्रशेखर ये कहते हैं कि आधार कार्ड के बाद वोटर आईडी भी छीन ली जाएगी, जिस दौर में चंद्रशेखर आजाद ये कहते हैं कि गुंडागर्दी वाली सरकार है, जिस दौर में चंद्रशेखर रावण संविधान पर खतरे की आशंका जताते हैं, जिस दौर में चंद्रशेखर रावण बटेंगे तो कटेंगे के नारे पर तीखा वार करते हैं, उस दौर में चंद्रशेखर रावण क्या विपक्ष की एक धुरी राजनीति, एक साथ आकर के होने वाली राजनीति का हिस्सा नहीं बन सकते हैं? किसी टर्म कंडीशन पर, किसी त्याग या कुर्बानी पर, या अपनी ही शर्तों पर, किसी भी तरीके से क्या नहीं बन सकते हैं? ये बड़ा सवाल है। और इसी सवाल के साथ मैं छोड़ करके जा रहा हूं। हालांकि एक बात के लिए चंद्रशेखर को फिर बधाई दूंगा और बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने डंके की चोट पे ललकारा है कि गोरखपुर जाकर के मैं चुनाव लड़ने की हिम्मत दिखा दिया। योगी आदित्यनाथ में अगर हिम्मत है तो बिजनौर की किसी सीट से चुनाव लड़के दिखाएं, जमानत जब्त नहीं हुई तो नाम बदल दूंगा। यह साहस तो कम से कम चंद्रशेखर में है ही। और इसी साहस की वजह से सामाजिक न्याय की जो नई पौध है, सामाजिक न्याय की लड़ाई की नई पौध, वो चंद्रशेखर रावण की तरफ अट्रैक्ट होती है। अब बीजेपी से अगर संविधान को खतरा है, बीजेपी से सामाजिक समरसता को खतरा है, बीजेपी से बहुजन को खतरा है, तो फिर चंद्रशेखर को यह तय करना होगा कि वो विपक्ष की एकता वाली राजनीति के साथ चलने के लिए अपना हाथ बढ़ाते हैं या नहीं। मुझे इजाजत दीजिए, न्यूज लॉन्चर आप देखते रहिए।
नमस्कार।